चंपारण का घोड़ा, मोतिहारी घोड़ा सहन इलाके का एक बच्चा मुंबई में पहुंच के और फिल्मों में नाम कमा रहा है। ये 25 साल का थिएटर जर्नी, ये सब शुरू कैसे हुआ था? एक एक्टर की हमेशा याद रखिएगा, मैं सबसे बोलूंगा कि एक्टर की हमेशा जो जर्नी है ना, बहुत ही अकेली जर्नी है। क्योंकि नया जो युवा आज के डेट में पटना से बाहर, बिहार से बाहर जो रह रहा है, वो आज भी उसके अंदर से बिहार निकला नहीं है, पटना निकला नहीं है। ये वो दिखाता है कि गांव के लोगों के मन में आज भी कला को लेकर कितनी कुंठा बैठी हुई है। आज मैथिली ठाकुर गा रही है, शारदा सिन्हा जी इतनी महान गायिका, विंध्यवासिनी देवी इतनी महान गायिका, राइट? ऐसे भरत शर्मा व्यास जी फोक के कितने महान जो है गायक। ये क्या ये लोग गाना नहीं गाए आज तक? इनका गाना हिट नहीं हुआ क्या? महेंद्र मिश्रा जी ने गाना लिखा कि नहीं लिखा? ऐसे ऐसे गाने। तो ये लोग क्यों भूल जाते हैं कि वो लोग ऐसे हैं जो कल्चर को वो बचाने की बात है। क्या होता है, आप करते रहो, लेकिन जब तक आपकी एक्टिंग के बारे में लोगों को पता नहीं चले, इंडस्ट्री को या आम लोगों को, तब तक आप एक एक्सेप्टेबल चेहरा नहीं होते। लोगों की नजर में आप एक्टर नहीं बनते। तब तक आप सेल्फ एक्लेम्ड एक्टर होते हैं कि मैं तो खुद ही एक्टर हूं, मान रहा हूं अपने आप को। तो दुनिया कब मानेगी? गवनवा के साड़ी ससुरा से आई, कथी के संदेशा बाटे, कथी के संदेशा बाटे, मन घहराई, गवनवा के साड़ी ससुरा से आई। सोनी लिव पर एक वेब सीरीज आई थी, काफी हिट शो थी, नाम था महारानी। और इस शो में जब रानी भारती को एक कैरेक्टर जिनका नाम दिवाकर गुप्ता होता है, वित्त मंत्रालय उनके पास होता है और वो कहते हैं कि रानी जी ठीक है, सीएम तो हैं आप टेक्निकली, एकदम रानी भारती के सीएम को अनसीरियस लेते हुए वो टेक्निकली कहते हैं, लेकिन इस बात को रानी भारती बड़ा सीरियस ले लेती है। बात यहाँ तक खत्म नहीं होती और उनको मंत्रालय छीन के स्वास्थ्य मंत्रालय दिया जाता है। और दूसरी तरफ जनता इस रोल को, एक छोटा सा रोल जो दिखता है, उसको काफी सीरियस लेती है। और फिर सोशल मीडिया पे शुरू होता है मीम का सिलसिला। ये टेक्निकल वर्ड को काफी सीरियस बना देने वाले, जो जिनका नाम रियल में जो रील था दिवाकर गुप्ता, उसके रियल नाम जो है पंकज कश्यप जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। चंपारण के लाल हैं, बिहार की धरती से आते हैं और बिहार से जुड़े तमाम जो भोजपुरी इंडस्ट्री की बातें होती हैं, बिहार पे जो दाग लगते हैं और कैसे बिहार का कोई लड़का अगर मुंबई जाता है अपने आप को स्थापित कर सकता है और जितने बड़े बड़े नाम वहां पे जाके बने हैं, सब चीजों पे बातचीत करेंगे। स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले तो कहल बा, हम लोग कोशिश करेंगे कि भोजपुरी और हिंदी दोनों में बात करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो पटना में कैसे? पटना में वो पॉडकास्ट रिकॉर्ड करे आयल नहीं, अच्छा, काल ही नहीं, बड़ा बढ़िया लागल, एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। तो वही सिलसिले में अब पटना तो हमारा दिल के बड़ा करीब बैठे, हम जब मौका मिलेला हम चलो। तो ये तो एकदम नया लागल है कि जो काम पॉडकास्ट मुंबई में होते रहे वो सब अब पटना में आ रहा है। बिहार के नया बात सिर्फ नहीं थे, ये बहुत बड़ा बदलाव बैठे और हमारा हिसाब से खुशी तो भेले बात के जरूर कि खास करके कौन ऐसा आदमी बटे जे पटना में पॉडकास्ट रिकॉर्ड करता, चाहे पटना में ऐसा एगो सेटअप बना रहा होगा, अपने आप में एक बहुत अजूबा, मतलब एक फैंसी वर्ड एकदम पॉडकास्ट सुन के ही लगा था कि बिहार से क्या रिलेशन हो जाता है। लेकिन अब ये नया बिहार बा, ये बात इसके समझे को कि बहुत जरूरी बात के समझे कि नया जो युवा आज के डेट में पटना से बाहर, बिहार से बाहर जो रह रहा है, वो आज भी उसके अंदर से बिहार निकला नहीं है, पटना निकला नहीं है, मोतिहारी निकला नहीं है ना? तो और अभी जो रूप हम देख रहे हैं बिहार का ना, ये बदलता हुआ स्वरूप है बिहार का, जो बहुत खूबसूरत है और बहुत जरूरी है। हम नेताओं से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट हम खुद तो बदल ही सकते हैं। बिल्कुल। तो ये बदलाव यूथ जो है ना, जो बाहर रह रहा है या पटना में रह रहा है या बिहार में रह के काम कर रहा है, वही बदलेगा, तो हम उसी से उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल। अब अपने गांव की जब बात ही छेड़ दी, तो हालांकि सेगमेंट में आगे था, पहले ही पूछते हैं एक चीज जो नोटिस करते हैं, और जो बाहर वाले लोग हैं जो बिहार से पलायन के शिकार हुए बाहर चले गए, लेकिन उनकी ये शिकायत भी रहती है और ये चीज नोटिस भी होती है कि उनके अंदर गाँव ज्यादा बसा हुआ है। वो जो उस समय बाहर, बिहार से बाहर निकले, लेकिन जो परंपरा, जो संस्कृति देख के गए, तो वो अपने दिल में संजो कर रखे हुए हैं। लेकिन अभी जो वर्तमान पीढ़ी है बिहार की, उनके अंदर से गांव खत्म होता जा रहा है। जो कल्चर, आपस में बैठकी, पीपर के नीचे तो कहीं मठ के नीचे एक जो बैठकी का सिलसिला था, आपस में यार दोस्त बात कर रहे हैं, बड़े से सीखने का, कहानी वानी का, या जो फगुआ आया तो गाना वाना का जो चल रहा है, फागुन गा रहे हैं, चैती, ये सब, ये परंपरा गांव की जो नई पीढ़ी है उनके अंदर नहीं है।
और जो बाहर के लोग आते हैं उनको बड़ी शिकायत होती है, क्या कहेंगे इस पे आप? घर की मुर्गी दाल बराबर, दूर के ढोल सुहावन लागे। हाँ, सोशल मीडिया में कितना बड़ा ये बिकने वाला चीज बन ये गया सुने है। हुए हैं? हाँ, सुने कि नहीं कहावत? बिल्कुल बिल्कुल सुने हैं। एग्जैक्ट ये कहावत लागू होता है यहाँ के उन सो कॉल्ड मॉडर्न बिहारी बच्चों पे, जिनको लगता है पिज्जा खाना मॉडर्निटी है, सही बात। सिगरेट पीना मॉडर्निटी है, बर्गर खाना मैकडी खाना मॉडर्न होना है। उन बेवकूफों को ये नहीं पता है, मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ बेवकूफ उनको, माफ करिएगा, लेकिन सच्चाई यही है कि जब आप यहाँ से बाहर जाते हैं ना, तब यहाँ का वैल्यू पता चलता है कि भाई कौन सा खजाना छोड़ के और हम निकल के बॉम्बे और दिल्ली और चेन्नई और बेंगलोर तमाम उन घेटोज में फंसे हुए हैं। मैं घेटोज बोलता हूँ उसको। वो एक जाल है, सही बात। फ्लैट्स का जाल है। मैं तो बोलता हूँ कि बॉम्बे में वो लटकता हुआ घर में कौन रहते हैं लोग, सारे जितने रहे ना वो लटकता हुआ घर है, हवा में लटक रहे हैं हम सब के सब, धरती पे पाँव ही नहीं है, धरती से जुड़ाव ही नहीं है। यहाँ आपके लिए मिट्टी है, साफ मिट्टी है, शुद्ध अभी भी हवा है, शुद्ध हवा है, शुद्ध पानी आप पी रहे हैं, ऑर्गेनिक खाना खा रहे हैं, जिसको लेके ऑर्गेनिक दुकानें खुल रही हैं बॉम्बे में, दिल्ली में। अब इतना जहर हो गया है खाने में कि ऑर्गेनिक खाने की आवश्यकता पड़ी तो उसके लिए चेन खुल गया कि भाई आपको बिना जहर वाला खाना देंगे, लेकिन उसका प्राइस इतना ज्यादा है कि एक नॉर्मल आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है। नहीं का सत्तू ब्रांड बना हुआ है मुंबई में। सत्तू देखिए आप ब्रांड बना है। देखिए बात वही है, दूर के ढोल को ना मत देखिए कि आज वहां पिज्जा, भाई उस खा के लोग मर रहे हैं, उसको जहर है वो खाना। गांव का जो शुद्ध खाना है, जो देसी खाना है, उससे बढ़िया कोई खाना नहीं, उससे बढ़िया कोई कल्चर नहीं है। जो चैती या फाक की आप बात कर रहे थे, इतना मिस करते हैं। अच्छा देखिए क्या होता है ना कि जब आप यहां से वहां जाते हैं ना बाहर, बिहार को छोड़ के, तब बिहार आपके अंदर ना कुलबुलाहट होके बाहर निकलता है। फिर वो आपके अंदर वो एक पैदा करता है कि बेटा तुम मिस कर रहे हो क्या, क्यों मिस कर रहे हो। फिर आप सोचते हैं बोला अरे बाप रे हम क्या खजाना छोड़ के आ गए इस कचरे में। मैं कचरा ही बोल रहा हूँ उसको बेसिकली। नौकरी के तलाश में, थोड़े पैसे कमाने की तलाश में आप उन छोटे छोटे फ्लैट्स में फंसे हुए हैं। किराया इतना ज्यादा है भाई साहब, मैं तो ये मुद्दा भी उठाऊंगा, इतना ज्यादा किराया है कि आप अपने सैलरी का, कमाई का आधा तो किराए में दे देते हैं, बचा क्या फिर। सही बात है। पीजी के नाम पे पहले शुरुआत ही पीजी से ही हुआ था कि भाई जो लोग हमारे यहाँ है वो गेस्ट हैं, तो गेस्ट जो थोड़ा मोड़ा पैसा दे दिया हो गया, अब उसको व्यापार बना लिया, वहां आपसे वसूली किया जा रहा है किराया। यहाँ फ्री में घर है, जमीन है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई कुत्ता पूछने वाला नहीं। कितने घर हैं बिहार में, मैं जानता हूं, जिनका एक भी बंदा उस गांव में नहीं रहता, घर में नहीं रहता, घर वीरान हो चुका है, दिया जलाने वाला नहीं है। खेत ऐसे ही पड़े हुए हैं, पड़ोसियों ने खेत हड़प लिया, घर का घर हड़प लिया। पता है आपको गांव में, वो तो फलनावा छोड़ा हटाओ, जमीनों से ले लो। अब लोगों ने लाठी के दम पे ले लिया, पूरा घर को अपना मिला लिया। अब आप आइए दौड़ते हुए, हम रहते हैं ये नहीं है तो कहां से घर आपका हुआ, रहिएगा तब ना, दिया जलाते हैं आप यहाँ हैं, ये क्या बात हुई। तो पता चला कि आप ना घर के रहे ना घाट के रहे, ना वहां आपका घर है ना यहाँ गांव में घर रहा। तो ये तो स्थिति हो गई है, आप समझिए बात को। एकदम रिलेटेबल लग रहा है जो गाना आया था मनोज वाजपेयी जी का, मुंबई में काबा, उसमें लाइन था कि 2 बीघा में घरवा लेकिन सूतल वाली टेम्पू में जिंदगी अजराइल बाटे नून तेला शैम्पू में। ये सच्चाई है। चंपारण का घोड़ा, मोतिहारी घोड़ा सहन इलाके का एक बच्चा मुंबई में पहुंच के और फिल्मों में नाम कमा रहा है। ये 25 साल का थिएटर जर्नी, ये सब शुरू कैसे हुआ था? गांव से शुरू करेंगे, गांव का वो परिवेश और कहानी बड़ी लंबी है, लेकिन शॉर्टकट में उसको हम बताते हैं। शुरुआत यही हुई कि मैं पढ़ने में बड़ा मेधावी रहा, स्कूल टॉपर था, लेकिन पिताजी से वो डीएनए में आया था मेरे पास, क्योंकि पिताजी थिएटर करते थे और गाते भी थे। बहुत छोटे में, जब वो जवानी के उसमें थे गांव में, तो वो आना ही था, है ना। तो वो आया था। लेकिन गांव में क्या होता है ना कि जो पढ़ाकू बच्चा होता है ना, उससे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि तुम खेलो भी या गाना गाओ, चाहे थिएटर करो, डंडा लेके मारेगा लोग उसको, नचनिया बजनिया वाला काम कर रहे हो, पढ़ाई करो चुपचाप, है ना। यही बात होती है। अगला सवाल यही था, शायद इसका जवाब इसमें मिल जाएगा। तो नचनिया बजनिया जो बोलते हैं ना, वो ऐसे नहीं बोला जाता है, वो कुंठा भरा हुआ है कला के प्रति। ये वो दिखाता है कि गांव के लोगों के मन में आज भी कला को लेकर कितनी कुंठा बैठी हुई है। कला आज कितना कुछ दे रहा है, भर दे रहा है आपको, लेकिन हाँ रिस्क तो है, बिल्कुल एक स्थिरता नहीं है जॉब में, कब होगा पता नहीं है। लोगों को लगता है सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी अगर हम तैयारी करेंगे ना तो 2 साल 4 साल में हमको नौकरी लग जाएगा। एक कहीं किसी कंपनी में लग गया, चलो अब सैलरी फिक्स सैलरी हो जाएगा, 10,000 ही मिले, 20,000 ही मिले, 50,000 ही मिले, फिक्स सैलरी हो जाएगा। यहां तो कुछ फिक्स है ही नहीं। आप किसी महीने में लाखों रुपए कमा रहे हो, किसी महीने में जीरो, कुछ नहीं है,
है ना, 6-6 महीने काम नहीं है, ऐसा भी होता है। तो वो रिस्क तो है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि अब जो गांव के लेवल पे या घर के लोग, गांव के लोगों को मेंटलिटी बदलनी पड़ेगी। तो शुरुआत यही हुई कि भाई जब अब मैं थिएटर कर रहा था, मतलब बचपन में थोड़े थोड़े थिएटर से मेरा कनेक्शन था, लेकिन उनके संरक्षण में ही हो रहा था, ऐसे नहीं कि बाहर जाकर। ग्रेजुएशन करने जब मुजफ्फरपुर आया, पहली बार मैंने मुक्त हवा में सांस लिया था। मुझे वो लगा कि मुक्ति मिली, मुझे पर लग गया और मैं उड़ चला। अब तो मुझे दुनिया का कोई ताकत रोक नहीं सकता है। साल कौन सा रहा? 1998 98 में मैं मुजफ्फरपुर शिफ्ट हुआ था, पटना से मुजफ्फरपुर उल्टा। मैं पटना में था एक साल 97 में, और एक साल यहाँ रह के मेडिकल तैयारी कर रहा था, यूपीएससी भी कर रहा था, बहुत कुछ कर रहा था, पता नहीं क्या कुछ कर रही है, मैंने बहुत कुछ कर रहा था, कुछ नहीं कर रहा था, ये समझ लो। और पटना को तलाश कर रहा था कि पटना में कहीं कुछ जीवन मिल जाए, कुछ हो, कुछ नहीं हुआ। बस यहाँ से निकले, मुजफ्फरपुर के आरडीएस कॉलेज में इंग्लिश में ग्रेजुएशन में एडमिशन हो गया, वहाँ रहने लगे। और जैसे ही वहाँ इंग्लिश में एडमिशन हुआ है, आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे लगा था जैसे पंख लग गए, वो कला पता नहीं कहाँ से निकल के बाहर आ गया। ग्रेजुएशन में वो थिएटर करते हुए, मतलब थिएटर शुरू हो गया, फिर सिंगिंग शुरू हुआ, मेरे गुरु जो हैं उनके साथ में वो मैं गाना सीखने लगा था। और उसके बाद में वहाँ से सीधा ये हुआ कि अब चलना है दिल्ली। क्यों जाना है? मास कॉम करने। क्योंकि मैं ये कह के जाता कि मुझे नाटक करना है या गाना करना है दिल्ली, तो कोई जाने नहीं देता, क्योंकि भाई कहाँ तुम ये फंसे हो। तब तक मैंने बताया भी नहीं था घर पे। और सीधा ग्रेजुएशन खत्म होता है, मैं दिल्ली पहुंच जाता हूँ। वहां जाके पता लगा अब कौन रोकने वाला है। मास कॉम तो बहाना था, 2-4 जगह एडमिशन का भी बात हुई, लेकिन वो हुआ नहीं। मंडी हाउस में थिएटर करना शुरू कर दिया और एक्टिंग की लत लग गई और शुरू हो गया। फिर वहां से मुंबई का रास्ता कब? मुंबई 2009 में मैं फाइनली, लेकिन मैं जा नहीं रहा था, बता दूं आपको। दिल्ली में मैं बड़ा खुश था थिएटर करते हुए। थिएटर की जिंदगी बड़ी कमाल की जिंदगी थी। मुझे पता भी नहीं था कि फिल्म में जाना है, वो काम करना है, पैसे मिलेंगे और ये होगा वो होगा। लेकिन मुझे 2-4 नाम मैं जरूर लूंगा। एक तो रॉस्टन एबल, बहुत बड़े थिएटर के गुरु हैं, उनके साथ मैंने एक प्ले किया था। उसके बाद रंजीत कपूर सर, और मेरे गुरुदेव जिनके संरक्षण में दिल्ली में मैंने लगातार थिएटर किया, दिलीप शंकर जी। दिलीप शंकर जी ने मुझे बहुत लंबे समय तक, आप कह सकते हैं कि मुझे, मतलब उन्होंने काम दिया और उन्होंने मुझे पुश किया कि पंकज अभी बहुत हो गया, 7-8 साल, अब तुम यहाँ से बॉम्बे निकलो। तो फिर मैं 2009 में तो मुंबई पहुंचकर ये तमाम कहानी रहती है स्ट्रगल की, आपके साथ कैसा रहा मुंबई पहुंचना और उसके बाद काम मिलना? मुंबई में मेरा ही नहीं, मेरे साथ नहीं, सबके साथ ही होता है। पहले वो शहर आपको परखती है, जांचती है, आपके पेशेंस की परीक्षा लेती है, आपको अच्छे से पूछती है, आपके माइंडसेट को बदलती है, आपका पूरा का पूरा हुलिया चेंज हो जाता है। फिर आपको आटे दाल का जब भाव पता चल जाता है ना, तब काम आना शुरू होता है। वही हुआ मेरे साथ भी। शुरू में टीवी के लिए दौड़ भाग किए, टीवी में कुछ काम भी किए, बालिका बधरू, सावधान इंडिया, शपथ शैतान, ये सब चल रहा था। उसके बाद में ये हुआ कि शॉर्ट फिल्म कर रहे हैं, कुछ काम नहीं मिल रहा है, ऑडिशन पे ऑडिशन हो रहे हैं, है ना। और 2020 में जब लॉकडाउन लगता है, तब जाके मुझे ये महारानी सोनी लिप का मिला, और उसके बाद थोड़े सा काम। तो जैसा एक कहावत है, और ये तमाम इस पे बातें होती है नेपोटिज्म को लेकर कि जो जिनके बड़े लोग हैं उनका सपोर्ट मिल जाता है, तो क्या बिहार वाले जो पहले से बसे हुए उनका सपोर्ट मिलता है? पंकज त्रिपाठी हो गए, मनोज वाजपेयी हो गए, प्रकाश, ऐसे तमाम बड़े नाम हैं। ये जो बिहार के नए लड़के जाते हैं, क्या थोड़ा एक सपोर्ट रहता है कि हमारे यहाँ के भी लोग हैं? क्या होता है ना, एक्टर का हेल्प क्या कर पाएगा, मैं तो ये मानता हूँ। तो एक्टर, लेकिन ये है कि आप उनकी जर्नी से इंस्पायर होते हैं, रेफरेंस लेते हैं। यस, अब जैसे संजय मिश्रा भैया है, तो वो मेरे बड़े भाई की तरह हैं। पंकज भाई हैं, उनसे बात होती रहती है मेरी। ये सब लोग हैं टच में, सब लोग हैं, लेकिन सब अपने अपने स्पेस में काम कर रहे हैं। वो आपको ये नहीं कि भाई आपको कोई काम दिला दिए, आपको उन्होंने कहीं पे सेट, ऐसा नहीं है। हो सकता है कर भी दे, उनके दिमाग में कभी आया कि चलो कोई डायरेक्टर अगर पूछ रहा है तो रिकमेंड कर दिया नाम आपका, वो संभव है। लेकिन वो कि भाई वो आपके करियर को पुश कर देंगे, बहुत ज्यादा ऐसा कुछ होता नहीं है। वो आपकी सोल जर्नी है। एक एक्टर की हमेशा याद रखिएगा, मैं सबसे बोलूंगा कि एक्टर की हमेशा जो जर्नी है ना, बहुत ही अकेली जर्नी है, बहुत ही सेल्फ जर्नी है। आपको कई बार ऐसा भी लगेगा कि दुनिया में कोई नहीं है जो मुझे सपोर्ट करने वाला। आपके खुद आप चले जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो पता ही नहीं है ना, कब होगा पता नहीं है। जैसे में डिप्रेशन, ये सब का बड़ा केस होता है। यही केस होता है, यही रीजन है। एक्चुअली में कोई नहीं हेल्प कर सकता आपको, सच्चाई बता रहा हूँ आपको। वो आप खुद ही अपना हेल्प करेंगे, ये भी होता है। अच्छा, एक चीज, ये पंकज नाम का और टैलेंटेड एक्टर लोग क्या, पंकज त्रिपाठी, पंकज झा, पंकज कश्यप, ये क्या नाम का बड़ा घोल मेला। और आपने नाम भी चेंज किया, अभी पंकज झा थे, कश्यप हुए हैं, क्या खेल है इसका? ऐसा नहीं है, मतलब पंकज तो खैर बड़ा खूबसूरत नाम, जब पिताजी ने घर पे जब रखा गया था तो कमल
का फूल जो होता है, हो सकता है पता नहीं शायद वो नाम के बाद क्वालिटी आया हो, कमल वाला क्वालिटी, तो ये भी हो सकता है कि जितने पंकज हैं वो हैं। लेकिन अभी आपने जब कहा तो मुझे लगा कि इत्तेफाक है ये, तो सही में मतलब पंकज लोग काफी अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और देखते हैं कि पंकज त्रिपाठी जी ने एकदम गांव बसा लिया है हमारे आइलैंड में, खूब बैठकी होती है, तमाम गाने वाले लोग पहुंचते हैं, आप भी कमाल गाते हैं, लेकिन आप नहीं दिखते हैं उसमें कभी। देखिए क्या है ना, मैंने कहा ना कि आप गांव छोड़ के, बिहार छोड़ के चले जाएंगे, बिहार आपके अंदर से नहीं जाता है, गांव नहीं जाएगा आपके अंदर से ना, कभी नहीं जाएगा। पंकज भाई एकदम पूरा गांव का आदमी है, वो गोपालगंज का, वो जिस गांव के हैं वो एकदम गांव के अंदर से कभी निकला ही नहीं। तो वो रीजन है कि उन्होंने जब सोचा होगा कि जब पैसे कमाऊंगा तो बंगला खरीदूंगा और गांव बसा दूंगा, बसा दिया उन्होंने। तो वो सर्कल में नहीं हूँ इसलिए कि सब, मैंने कहा ना, अपने अपने स्पेस में सब काम कर रहे हैं, मैं भी अपना काम कर रहा होता हूँ, वहां जाना कोई बड़ी जैसे कुछ नहीं है, कभी भी चले जाएंगे। तो जो भोजपुरी इंडस्ट्री से जो बिहार का जो लोक कल्चर है वही गायब होता जा रहा है, और जो नई ऑडियंस है वो समझ रही है कि यही जो अभी जो बज रहे हैं, जो मतलब गंदे गंदे शब्दों के साथ और जो रिश्तों को तार तार करने वाले गाने, उसी को अपना भोजपुरी का असली लोक कल्चर समझ के रखा गया है। भरत शर्मा व्यास, ये लोग जो तमाम लोग थे, इनके बारे में आप भी उस समय से सीख रहे होंगे जब ये लोग थे, कुछ देखिए क्या है ना, इसमें सबसे बड़ी बात ये है ना कि मुझे लगता है भोजपुरी के वल्गैरिटी पे बहुत बात हो चुका है, बहुत सारे लोगों ने इस पे चर्चा भी किया है, लेकिन वही है कि एक बार जिसकी गाड़ी निकल गई वो पीछे कदम नहीं लेता, उसको लगता है चलो इसी से पैसे कमा रहे हैं, शोज आ रहा है तो मैं क्यों छोड़ दूं इसको, है ना, सब रिस्क कोई नहीं ले सकता है। लेकिन उनको ये गलतफहमी है बहुत बड़ी कि गलत गाने और गंदे गानों से ही मुझे व्यूज मिल रहा है या उससे मेरा फैन फॉलोइंग बढ़ रहा है। सच्चाई ये नहीं है। आज मैथिली ठाकुर गा रही है, शारदा सिन्हा जी इतनी महान गायिका, विंध्यवासिनी देवी इतनी महान गायिका, राइट, ऐसे भरत शर्मा व्यास जी फोक की कितने महान जो है गायक, ये क्या ये लोग गाना नहीं गाए आज तक? इनका गाना हिट नहीं हुआ क्या? महेंद्र मिश्रा जी ने गाना लिखा कि नहीं लिखा? ऐसे ऐसे गाने। तो ये लोग क्यों भूल जाते हैं कि वो लोग ऐसे हैं जो कल्चर को वो बचाने की बात हो रही है। शायद ये जो अभी की पीढ़ी में पैरेलल कोई ऐसा गाने वाला ना हो जो बताए और इस तरह के गाने की कमी हो, ये कारण हो सकता है। बिल्कुल ये नहीं मैं मानता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, ऐसा भी नहीं है कि पैरेलल भी अच्छे गाने भी आ रहे हैं, पैरेलल अच्छी फिल्में भी बन रही हैं। बात ये नहीं है, बात ये है कि क्या वायरल हो रहा है, क्या लोग उसको पसंद कर रहे हैं, किस तरह के टारगेट ऑडियंस को जो है वो दिखाया जा रहा है ना, वो बात ये है। अच्छे गाने, अच्छी फिल्में अच्छे लोग देखेंगे, जो बुरी फिल्में हैं, वल्गर फिल्में हैं, वो बेचारे जो रिक्शा ठेला वाले हैं उनको सस्ती एंटरटेनमेंट चाहिए होती है ना, ताकि उनका सेंसेस थोड़ा सा किक हो, ये उनका मेन वो रहता है। कुछ सुनाइए जो लगे कि हाँ नई जो पीढ़ी है उनको लगे कि क्या खजाना हमने खोया है। भोजपुरी में तो खैर बहुत वो है, बस एक गुनगुना देता हूँ मैं। भरत शर्मा जी का जो क्या वो गाते थे, बहुत खूबसूरत निर्गुण गाते थे, वो निर्गुण का आज तक मेरे कान में है। गवनवा के साड़ी ससुरा से आई, कथी के संदेशा बाटे, कथी के संदेशा बाटे, मन घहराई, गवनवा के साड़ी ससुरा से आई। अच्छा, थोड़ा एक्टिंग को लेकर बातचीत करते हैं। एक्टिंग की जो जर्नी रही, आप पहुंचते हैं मुंबई और उसके बाद ज्यादा टाइम तो लगता नहीं है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट कुछ दिख जाते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, दिल्ली 6, बालिका वधू जैसे आपने कहा सीरियल, ये सब में कुछ दिखते हैं। फिर 2010 के बाद 2010 तक ये सब चलता है, उसके बाद अचानक से कुछ बड़ा दिखता है आपके बारे में, अगर जो रिसर्च भी किया जाता है तो 2017, ये 7 साल का गैप, और ये क्या रहा इसके बीच का जो संघर्ष, एक बार मतलब फेम मिलने के बाद दोबारा कुछ ना मिलना, ये कितना सताता है? बहुत मुश्किल होता है। मैंने कहा ना कि ये लाइन जो है ना बड़ा अनप्रिडिक्टेबल है। आप ये कभी भी कयास नहीं लगा सकते कि भाई चलो एक काम मिल गया उसके बाद बहुत काम मिलेगा, नहीं मिलेगा आपको, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप लगे रहिए। मतलब ऐसा ही है, इस बात को मान लीजिए, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। और 2010 की बात करें, 2009 से बेसिकली में था, 2009 से लेकर 2020 तक की जर्नी है मेरी, तब महारानी मिला। उस बीच में मैं कर रहा था, टीवी कर रहा था, शॉर्ट फिल्में कर रहा था, लेकिन होता नहीं कि वो बहुत रिकॉग्नाइज नहीं। क्या होता है, आप करते रहो, लेकिन जब तक आपकी एक्टिंग के बारे में लोगों को पता नहीं चले, इंडस्ट्री को या आम लोगों को, तब तक आप एक एक्सेप्टेबल चेहरा नहीं होते, लोगों की नजर में आप एक्टर नहीं बनते। तब तक आप सेल्फ एक्लेम्ड एक्टर होते हैं कि मैं तो खुद ही एक्टर हूं, मान रहा हूं अपने आप को। तो दुनिया कब मानेगी? जब समाज मानेगा तभी तो आप एक्टर हो। तो बात यही है। तो 2020 के बाद वो एक्सेप्टेंसी थोड़ी सी आई है, जो लोग मुझे एक्सेप्ट करना शुरू किए हैं महारानी के बाद। तो लेकिन वो बड़ी तकलीफदेह है, आसान नहीं है। मैं जितने भी लोग एक्टिंग में आना चाहते हूँ सबको ही बोलूंगा कि देखो,
अभी अगर आप झोला उठा के बॉम्बे पहुंच रहे हो, एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, मत करना। पहले थिएटर कर लीजिए, पटना शहर में थिएटर होता है, मुजफ्फरपुर में होता है, तमाम जगहों पे बड़े अच्छे अच्छे थिएटर ग्रुप्स हैं, वहां आप थिएटर करो अच्छे से पहले, उसके बाद आप वहां आओ, क्योंकि वहां आपकी ट्रेनिंग नहीं होगी, आपको वहां पैसे दिए जाएंगे आपके काम के, जैसा आप एक्टर होगे वैसा आपका रोल मिलेगा। इसमें दिख रहे हैं द ड्रीम जॉब, रंगमंच, सीजन ग्रीटिंग्स, इंटरनेशनल अवार्ड, दादा साहब फाल्के अवार्ड, ये तमाम ऐसे अवार्ड्स मिले, फिर भी मेन स्ट्रीम में पकड़ क्यों नहीं हो पाता? क्या ये क्रिटिक्स का जो एक अक्लेमेशन है वो मेन स्ट्रीम को नहीं वो पकड़ पाते, या जो डायरेक्टर है वो नहीं देख पाते? बहुत सारी बातें हैं, एक चीज फैक्टर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर हैं, आप उसके फैक्टर के बारे में आप पता नहीं लगा सकते। कब क्लिक होगा आपका, कब लोग अचानक से वायरल, अब आजकल तो वायरल होने लगा है, तो वो एक्टर कब वायरल हो जाएगा, तब जाके लोगों के बीच में एक्सेप्टेंसी होगी, वाइड जो एक्सेप्टेंसी होती है ना, वो वाली बात है। तो वो किसी को ये बात पता नहीं, जैसे कोई फिल्म हिट होगा फ्लॉप होगा उसके बारे में आज तक फॉर्मूला नहीं आया है, वैसे ये कहानी है। आप लगे रहिए, बस ये मेन कि आप अपनी शिद्दत से जो काम आ रहा है काम करते रहिए, और अचानक एक दिन ऐसा होगा कि कोई एक काम है वो होगा जो वायरल हो जाएगा, काफी वाइड एक्सेप्टेंसी मिलेगी, और फिर हो जाएगा, थोड़ा आसान हो जाता है उसके बाद। ज्यादा इसको लंबा नहीं करते, आगे क्या प्रोजेक्ट है? सुनने में आया टीवीएफ जो आजकल काफी उसमें भी दिखने वाले हैं, हाँ, और भी कई हाँ, प्रोजेक्ट्स हाँ। जैसे दिख रहा है लैंड जिहाद, ऐसे कोर्ट कचहरी। अभी एक तो कोर्ट कचहरी में टीवीएफ का जो आपने कहा वो आने वाला है, एक लैंड जिहाद इंडिपेंडेंट फिल्म है, तो वो रिलीज होने वाली है, जल्दी रिलीज होगी, और वो बड़ा कंट्रोवर्शियल मुझे लगता होगा क्योंकि वो टॉपिक ही बड़ा अजीब सा है। तो वो एक फिल्म है, और बाकी कुछ शूटिंग भी मैं कर रहा हूँ जिसके बारे में भी रिवील नहीं किया जा सकता। तो ये चल रहा है। ये क्या कोर्ट कचहरी जो है थोड़ा सा पंचायत वाला टच, वो फनी ये सब कॉमेडी नहीं, क्या उसका पूरा लीगल वाला है। अच्छा, एक कोर्टरूम ड्रामा, वकील कोर्टरूम ड्रामा की वकील की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज में न्याय को बचाने के लिए, और लोगों को न्याय दिलाने में क्या एक उसकी भूमिका होती है, उसके ऊपर पूरी कहानी। बिल्कुल, आपसे बातचीत करके काफी अच्छा लगा। जाते जाते बस एक चीज की बिहार वालों को क्या कहना चाहेंगे, जो नए लोग एक्टिंग में आना चाहते हैं, या उनके माँ बाप को जो कला को लेकर बड़ा बंदिश लगाते हैं, इनके लिए संदेश? बिहार वालों को बस ये कहूंगा कि बिहार महान है, बिहार खूबसूरत है, बिहारियत अपने अंदर से मरने मत दीजिएगा, लेकिन जो बिहार में चीजें आपके अंदर ऐसी हैं जिसको बाहर में रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, जिसको लोग बाहर में बहुत बुरा मानते हैं या बुरे शब्दों का इस्तेमाल होता है, उसको डेफिनेटली मुझे लगता है बदलना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है, इंसान को बदलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हम लोग ना बाहर में जाके जिसको गंदगी को लेकर बड़ा अटैच है कि बिहारी लोग बड़ा गंदगी फैलाता है, अच्छा। वो सच्चाई है हमारे मैनरिज्म से। पटना में देख लीजिए आप, उठा के कोई कचरा फेंक दिया ऐसे ही, थोड़ा बदल सकते हैं उसके बारे में। तो ये तो डेफिनेटली होना चाहिए बाहर जाके। और इसके अलावा ये कि हम बड़े टैलेंटेड होते हैं, टैलेंट को पहचानिए, है ना, और जो यूनिक क्वालिटी बिहारियों में होता है वो कहीं नहीं है, इस बात को समझना पड़ेगा। इसलिए आज बड़े बड़े पद पे बिहारी लोग बैठा हुआ है और छाया हुआ है। तो बिहारियत जिंदाबाद, और मस्त रहिए, और एकदम जो है खुश रहिए। और जितने एक्टर बनना चाह रहे हैं वो लोग, बस मेरा एक ही सजेशन होता है कि बिना ट्रेनिंग के मत आइएगा इस लाइन में, बिना ट्रेनिंग किए हुए एक्टिंग में झोला उठा के बॉम्बे बिल्कुल मत आइएगा, बहुत बड़ी भूल करेंगे आप। क्योंकि आने के बाद वहां आपका ऑडिशन भी पता करते करते 7, 8, 10 साल लग जाता है। पेशेंस है तभी आप आइए इस लाइन में। अगर आपको जल्दी फेम, जल्दी मनी चाहिए तो मत आइएगा, नहीं है वो मनी, फेम नहीं है। इस पे वीरेंद्र कुमार जी का भी एक ताजा इंटरव्यू था, उन्होंने कहा था कि मैं जब स्ट्रगल करना शुरू किया तो आलिया भट्ट महेश भट्ट के गोद में बैठकर खेलती थी और वो बड़ी होकर स्टार बन गया। मैं अभी तक स्ट्रगल कर रहा हूँ। बाकी आपको ये बातचीत कैसी लगी? हमारे चैनल को अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।